Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are dealing course semantic web with the course code IT673. I'm your instructor, Miss Amreen. Our today's lecture is lecture number 10 and the topic ontology engineering. Outline: what is ontology engineering? Ontology engineering versus object-oriented modeling. Why develop an ontology? Developing an ontology. Going deeper, like common problems and solution ontologies in the semantic web languages, current research issues in ontology engineering. So first, we will see what is ontology engineering. Ontology engineering is a set of tasks related to the development of ontologies for a particular domain. Ontology engineering क्या है? Basically, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आप एक ओंटोलॉजी को डेवलप करो जिसके अंदर आप कुछ टास्क को असाइन करो, उसको कुछ वैल्यूज असाइन करो, तो वो हमारे पास ओंटोलॉजी इंजीनियरिंग होती है. इसी डिफाइनिंग टर्म्स इन द domain and relations among them, defining concepts in the domain like classes, arranging the concept in a hierarchy, subclass, superclass, hierarchy, defining which attribute and properties classes can have and constraint on their values, defining individual and filling in property value. This all we will be covering within ontology. ontology के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंपली कोई भी एक डोमेन होता है जिसको हम माइंड में रखते हुए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिसमें हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं, सब क्लास सुपर क्लास उसके अकॉर्डिंग होती है और उसकी फिर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी जाती है, उसके रिलेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कौन सी क्लास का दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशन है. सपोज क्लास ए है तो दूसरी क्लास बी है तो ए का बी के साथ क्या रिलेशन होगा और क्या प्रॉपर्टीज दोनों में डिफाइन किए होंगी, क्या वैल्यूज होंगी, तो उन सबको जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो वो जो डेवलपमेंट होती है उसको हम ओंटोलॉजी इंजीनियरिंग कहते हैं. ontology engineering versus object oriented modeling. अब ontology हमने जैसे पीछे देखा पिछली वाली स्लाइड में, तो like reflects structure of the world is often about structure of the concept. ontology की अगर हम मॉडलिंग देखें तो वो जो बेस करती है वो कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर पे बेस करती है बेसिकली, और जबकि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को देखें तो वो क्या करते हैं, डेटा और कोड पे डिपेंड करती है. ये ontology formal ontological classes are sets which can be defined in terms of other classes, attributes and association. अब ontology के अंदर क्या होता है, वो डिफाइन करती है अपने अंदर क्लास को, एट्रीब्यूट्स को या दूसरे एसोसिएशन जो भी स्ट्रक्चर के अंदर उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हो. जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस आर टेम्पलेट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट. उसके अंदर सिर्फ कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. प्रॉपर्टी इज अ जनरल टर्म फॉर एट्रीब्यूट एंड एसोसिएशन. इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी जो होती है हमारी जनरल टर्म होती है किसी भी एट्रीब्यूट के लिए, जबकि इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट और एसोसिएशन है डिफरेंट मीनिंग. यहाँ पे जो होती है एट्रीब्यूट और एसोसिएशन की जो होती है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में इसको देखा जाता है. यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है कि लॉजिक हम देख रहे हैं कि ओपन वर्सेस क्लोज. एक फैक्ट है हमारे पास, जैसे कि एक डायग्राम हमारे पास मौजूद है, एक फैक्ट हमारे पास दिया गया है कि सपोज दैट अमेरिकन इज द ओनली पिज्जा. अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ओपन मोनोटोनिक लॉजिक गिव्स डिफरेंट आंसर्स टू द क्यूरीज देन अ क्लोज्ड लॉजिक. अब ये फैक्ट है हमारे पास, इसमें हमें कहा गया है कि जो ओपन होगा वो हमें डिफरेंट आंसर्स देगा, जबकि जो क्लोज होगा वो हमें डिफरेंट आंसर्स देगा. अब एक ही फैक्ट को देखते हुए ओपन वर्ल्ड और क्लोज वर्ल्ड के आंसर्स पे किस पे डिपेंड करते हैं. अब सपोज यहाँ पे पिज्ज़ा है, क्लास है हमारे पास, हैज बेस एक रिलेशन उस पर शो कर रहा है, पिज्ज़ा बेस है. अब क्लोज्ड वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वायलेट्स कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स के हमारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि ये एक क्लास है जिसका कोई वैल्यू है, दैट्स इट. जबकि अगर मैं ओपन वर्ल्ड पे बात करूँ तो हमारे लिए ये जान लेना कि ये पिज़्ज़ा है और ये अमेरिकन पिज़्ज़ा है, बट इट बेस इज नॉट नोन, और इसकी बेस जो है हमें नहीं पता. तो दोनों में अगर आपने डिफरेंस देखा हो तो एक ही फैक्ट को हमने ओपन और क्लोज वर्ल्ड पे रख के देखा कि क्लोज वर्ल्ड हमारे पास क्या था, सिंपली हमारे लिए ये जान लेना काफ़ी था कि ये एक क्लास ही है तो पिज़्ज़ा है और इसकी क्लास है पिज़्ज़ा बेस, दैट्स इट. या
ओपन वर्ल्ड में अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि पिज़्ज़ा किस कंट्री, किस फ्लेवर और कहाँ से आया और इसकी क्या टॉपिंग्स हैं, या जो भी इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं इस पर्टिकुलर क्लास को लेकर, वो सब वहाँ पे डिफाइन होंगी। ओके, यहाँ पे जैसे हमारे पास फैक्ट नंबर 2 है कि इटालियन पिज़्ज़ा हैज बेस क्रिस्प बेस एंड हार्ड बेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन क्लोज वर्ल्ड होगा, वायरस कांस्टेंट। तो ओपन वर्ल्ड में हमारे पास क्या रहेगा कि पिज़्ज़ा जो है वो क्रिस्प बेस और हार्ड बेस आर सेम। इसमें क्या है, क्रिस्प बेस और हार्ड बेस आर सेम। ये नॉलेज, ये प्रॉपर्टीज रखना, ये जनरल स्पेसिफिकेशन रखना यहाँ पे हमारे लिए ओपन वर्ल्ड की लॉजिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके। डिसाइडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग पिज़्ज़ा टर्मिनोलॉजी। अगर हम पिज़्ज़ा टर्मिनोलॉजी को कंस्ट्रक्ट करें तो लाइक हियर इज एन एग्जांपल थ्रू इमेज। आप देख सकते हो कि कोई कस्टमर होंगे, एक शेयर्ड ontology ऑफ पिज़्ज़ा। तो सिंपली एक कस्टमर होगा कोई, विच वेजिटेरियन पिज़्ज़ा इज लीस्ट स्पाइसी। इसकी तरफ से क्वेश्चन आएगा कि विच वेजिटेरियन पिज़्ज़ा इज लीस्ट स्पाइसी। तो उसको वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जो होगा वहाँ का मेन्यू दिखाया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक आएगा कि अमेरिकन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा की रेसिपी से रिलेटेड जो भी वहाँ पे रेसिपीज मौजूद है वो होंगी। एक हमारे पास है मैक्सिकन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई कस्टमर की तरफ से क्यूरी आती है तो उससे रिलेटेड उसको पर्टिकुलर उसकी इंफॉर्मेशन देना या करना, वो किन टर्म्स में वो यूज़ होगी, कि कंस्ट्रक्ट होगी। तो एक सिंपल उसका एक आर्किटेक्चर हो सकता है। अगर हम प्रोटीजे के अंदर, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रोटीजे को यूज़ किया है, हमें काफ़ी कुछ नॉलेज है इसकी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिंपल प्रोटीजे की टैब के अंदर आप देखो कि फूड डोमेन पिज़्ज़ा ontology इन प्रोटीजे। अब यहाँ लेफ्ट पे तमाम क्लासेस इसकी यहाँ पे मेंटेन है पिज़्ज़ा की, कि क्या क्लासेस हो सकती हैं, और यहाँ पे राइट पे अगर आप देखें तो इसके इंस्टेंस शो किए गए हैं और उसको बताया गया। सपोज यहाँ पे कुछ इंस्टेंस की कुछ वैल्यूज हैं और उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पिज़्ज़ा बेस है, आइसक्रीम है, या जो भी पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इंस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अच्छा, ऑन्टोलॉजी इंजीनियरिंग का प्रोसेस कैसा होता है? ये एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, पहले आपको एक कोई भी स्कोप को डिटरमिन करना होता है, फिर आप उसको रीयूज करें, फिर न्यूमरेटर जो टर्म्स उसके अंदर यूज होती हैं जो कि स्पेसिफाई करती हैं उनको करें, फिर उन टर्म्स को आप रीयूज करें, फिर क्लासेस को डिफाइन करें, फिर उनके टर्म्स को देखिए, फिर क्लासेस डिफाइन करें, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को देखिए, फिर क्लासेस। दैट मीन्स कि ये क्या होता है, एक कंसेक्यूटिव एक हमारे पास। तो यहाँ पे लाइक कि वो सारा प्रोसेस जो हमारे पास होगा वो रिपीटेड होगा। जैसे प्रॉपर्टीज डिफाइन करें, कॉन्स्टेंट उसके अंदर दें, वैल्यूज से, इंस्टेंस से, क्लास यूज करें, कंसेप्ट बनाएं, तो वो एक रिपीटेड प्रोसेस हमारे पास होता चला जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हम वर्किंग में थी, हम ये चीज़ कर चुके हैं, तो हमारे पास काफ़ी इसके बेसिक नॉलेज हमारे पास है। अब जैसे कि ontology इंजीनियरिंग टूल्स, तो ontology इंजीनियरिंग टूल्स में हमने जो यूज़ किया वो प्रोटीजे है। प्रोटीजे क्या है, बेसिकली ग्राफिकल ontology डेवलपमेंट टूल है जो कि नॉलेज मॉडल को सपोर्ट करता है, और ये ओपन सोर्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। ये आपके पास लिंक दिया गया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है डोमेन एंड स्कोप। अच्छा, अब हम पहला जो इसका प्रोसीजर है उसको देखेंगे। सॉरी, पॉइंट है कि डोमेन, डिटरमिन डोमेन एंड स्कोप। इसमें क्या करना होता है कि व्हाट इज द डोमेन दैट द ontology विल कवर, for what are going to use the ontology, for what type of questions and information in the ontology should provide an answers like a competency questions. Okay, फिर हमारे पास क्या होता है, स्कोप के अंदर हम देखते हैं कि हमारा क्या डोमेन होगा जो कि ontology के अंदर हम उसको कवर करेंगे, और कौन सी ऐसी टर्म्स होंगी या हम उस ontology के अंदर क्या स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, क्या क्लासेस डिफाइन करेंगे, कौन से क्वेश्चंस होंगे या कौन सी इंफॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो कि हम इसमें डील करेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड हमारे फिर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हम रेडी करेंगे। अच्छा, अगर जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमारी पिज्ज़ा के ऊपर थी, तो हमने उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस फॉर डिटरमिनिंग स्कोप। इसमें हमारे पास विच पिज्ज़ा कैरेक्टरिस्टिक शुड आई कंसीडर व्हेन चूजिंग अ पिज्ज़ा, इज वेज और नॉन वेज, डज पिज्ज़ा गो वेल विद आइसक्रीम, which is the best choice among veg pizza, what kind of pizza base available, pizza
फ्रॉम विच कंट्रीज आर अवेलेबल, विच पिज्जा इज द लीस्ट स्पाइसी। तो ये कुछ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन थे जो कि पर्टिकुलर डोमेन जो कि हम पीछे देख रहे थे पिज्जा का, उससे उसके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं। अच्छा, कंसीडर रीयूज। अब कंसीडर रीयूज में आएगा कि व्हाई रीयूज अदर ऑन्टोलॉजी। हम अदर कंसीडर रीयूज मतलब होता है कि हम दूसरे ऑन्टोलॉजीज को भी रीयूज करते रहे जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती है। उनको रीयूज करने का क्या मकसद होता है कि हमारी जो एफर्ट होती है वो कुछ बच जाती है, हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है, काफ़ी क्लासेस, काफ़ी प्रॉपर्टीज, काफ़ी इंस्टेंसेस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, फिर हमें उनको देखकर भी काफ़ी आइडियाज मिल जाते हैं, हमारी एफर्ट लिस्ट हो जाती है, हम उनके साथ मैपिंग कर लेते हैं। To interact with the tools that the other ontologies। अच्छा, अब अदर ontologies जो भी थी जिनको मैप कर रहे थे, उन्होंने कौन से टूल्स को इंटरेक्ट किया था। To use ontologies that have been validated through use in application। अच्छा, उन ontologies को जो कि वैलिडेट या डिफरेंट एप्लीकेशंस में वो यूज हुई है, तो ये कंसीडर यूज में आता है। अच्छा, न्यूमरेट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे थर्ड पॉइंट था हमारा जो हमने लास्ट साइकिल देखा था कि वो रिपीटेड था, अब उसमें क्या होता है न्यूमरेट टर्म्स। थर्ड पॉइंट है इसमें न्यूमरेट टर्म्स में क्या होता है, व्हाट आर द टर्म्स वी नीड टू टॉक अबाउट। इसमें हमारी जो डोमेन होगा, जो कंसेप्ट होगा, उसके अंदर हम कौन सी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी टर्म्स का हम लाइक इंटरव्यू करेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टर्म्स, और जो भी टर्म्स को हम देखेंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, और जो वी वांट टू से अबाउट द टर्म्स, और उनमें जो टर्म्स होंगी उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस जो होगा हमारे वो ओंटोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे या उसके डोमेन पे बेस करता है। ओके, न्यूमरेटिंग टर्म्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी गई है कि पिज्जा, चीज, टॉपिंग, मैक्सिकन, सॉस, पिज्जा बेस, क्रिस्पी, तो ये क्या है हमारे पास न्यूमरेटिंग टर्म्स हैं उस पर्टिकुलर पिज्जा ऑन्टोलॉजी के अंदर। डिफाइन क्लासेस एंड द क्लास हायरार्की। अच्छा, ये नंबर 4 हमारे पास है, इसमें क्या होता है क्लास और क्लास हायरार्की को शो करना। सपोज करें यहाँ देखिए, एक क्लास द कॉन्सेप्ट इन द डोमेन। क्लास क्या होता है, एक डोमेन के अंदर उसका कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे क्लास ऑफ पिज्जा, क्लास ऑफ पिज्जा बेस, क्लास ऑफ कंट्री। तो हमने एक पिज्जा की अलग क्लास बनाई, पिज्जा बेस की अलग क्लास बनाई, कंट्री की अलग क्लास बनाई, ये उसके सारे क्या है कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस है हमारे पास। A class is a collection of element with similar properties। क्लास क्या होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिसमें लाइक सेम प्रॉपर्टीज जो है वो होती है। इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, अगर मैं क्लासेस का इंस्टेंस को शो करूँ तो क्या करूँगी, वेज स्पाइसी पिज्जा, एक क्लास थी पिज्जा, उसके अंदर मैंने उसके इंस्टेंस को शो कर दिया कि वेज स्पाइसी पिज्जा। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है कि क्लास इनहेरिटेंस। अब क्लास इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लासेस यूजुअली कंसिडर टेक्सोनोमिक हायरार्की, अ सब क्लास, सुपर क्लास हायरार्की, अ क्लास हायरार्की यूजुअली इज अ हायरार्की। जैसे कि सपोज कोई भी हमारे पास एक क्लास है, उसका सेकंड क्लास के साथ क्या रिलेशन है, या सब क्लास के साथ क्या रिलेशन है, सुपर क्लास के साथ क्या रिलेशन है, तो वो किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो उसमें हमारे पास पहले आ जाता है, सपोज हम एग्जांपल के तौर पे इज अ रिलेशन, इज अ हायरार्की उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। या अक्सर ये चीज़ देखी जाती है उसके अंदर, मोस्टली जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किसी भी क्लास का दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशन देना चाह रहे हो। अदरवाइज जो हमारे पास किसी भी एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ हायरार्किकल शो में अगर देखा जाए तो यूजुअली उनका जो अ, होता है रिलेशन होता है वो इस के हायरार्की को शो कर रहे होते हैं। An instance of a subclass is an instance of superclass। सबक्लास का जो इंस्टेंस होगा वही हमारा सुपर क्लास का इंस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इफ यू थिंक ऑफ अ क्लास एज अ सेट ऑफ एलिमेंट, अ सब क्लास इज सबसेट। अगर आप ऐसे समझ रहे हो जैसे कि ओके, अगर हम लाइक ऐसा अज्यूम कर लें कि क्लास जो है जैसे हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट है, तो सब क्लास हमारे पास क्या हो रहेगा, उस सेट का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। क्लास इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पिज्जा इज सब क्लास ऑफ फूड। मेन क्लास हमारे पास फूड है और पिज्जा जो है इसकी सब क्लास है। वेजिटेरियन पिज्जा इज सब क्लास ऑफ पिज्जा। अब यहाँ पे पिज्जा हमारे पास मेन क्लास हो गई और वेजिटेरियन पिज्जा जो है इसकी सब क्लास हो गई। स्पाइसी पिज्जा इज सब क्लास ऑफ वेजिटेरियन पिज्जा। अब अगेन स्पाइसी पिज्जा जो है वो सब क्लास हो जाएगी वेजिटेरियन पिज्जा की। तो कुछ इनहेरिटेंस में हमारे पास इट मीन्स कि सब जो है आपस में ही वो है पेरेंट चाइल्ड क्लासेस के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो फूड जो है वो एक्चुअल क्लास हो जाएगी हमारी, फिर हम उसके अंदर एक
पिज्जा क्लास डिफाइन कर देंगे, फिर हम वेजिटेरियन पिज्जा कर देंगे। तो इट मीन्स कि वो उसके अंदर ही सब आती चली जाएंगी, कॉन्सेप्ट एक ही होगा ऑब्वियसली हमारा। फिर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हम कैसे देखेंगे कि स्लॉट्स इन अ क्लास डेफिनेशन डिस्क्राइब्स दैट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या देखेंगे कि स्लॉट्स इन अ क्लास डेफिनेशन डिस्क्राइब एट्रीब्यूट ऑफ इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड रिलेशन ऑफ द अदर इंस्टेंस। अच्छा, अब क्लास को डिस्क्राइब करेंगे जो एट्रीब्यूट, जाहिर सी बात है एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ रिलेशन होगा, जो डिफाइन करेंगे या जो प्रॉपर्टीज होंगी जो उन एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब कर रही होंगी, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। जैसे कि ईच पिज्जा विल हैव हैज बेस। अब ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी। फिर हैज टॉपिंग, हैज कंट्री ऑफ ओरिजिन, एक हमारे पास हैज टॉपिंग की प्रॉपर्टी आ जाएगी, हैज कंट्री की आ जाएगी ऑफ ओरिजिन। तो लाइक ये एक ही हमारे पास है, सॉरी, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्लासेस का रिलेशन हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं और फिर उनके अमंग हम कौन सी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तो हम कंटिन्यूसली एक ही यूनिक एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, यूनिफॉर्म एग्जाम्पल है हमारे पास, तो उसी पे हम लोग चल रहे हैं। फिर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज के अंदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आती है, दो आती है, एक सिंपल आ जाती है, एक कॉम्प्लेक्स आती है। सिंपल के अंदर हम क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर लेते हैं, लाइक जैसे प्रिमिटिव्स वैल्यूज को हम दें, स्ट्रिंग दें, नंबर दें। और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आती है, लाइक कि कोई भी ऑब्जेक्ट एंड स्टैंड्स को आप उसके अंदर ऐड कर दो। फिर आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज फॉर द क्लास पिज्जा। अच्छा, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे टॉप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में कुछ एग्जांपल है, ये फंक्शनल है, इनवर्स है, और यहाँ पे हमारे पास उसके डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है। पिज्जा है, पिज्जा बेस है, रेंज के अंदर डोमेन हमारा पिज्जा हो जाएगा, और सुपर क्लास जो सुपर प्रॉपर्टी हमारे पास हैज इंग्रेडिएंट हो जाएगी, और इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी इस बेस ऑफ हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास है प्रॉपर्टी इन क्लास इनहेरिटेंस। A subclass inherit all the property from the superclass. सबक्लास में वो तमाम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो उसकी सुपर क्लास में मौजूद होंगी। जैसे इफ अ पिज्जा हैज अ नेम एंड अ फ्लेवर, अगर पिज्जा का कोई नाम है या उसका कोई फ्लेवर है, एन अमेरिकन पिज्जा आल्सो हैज अ नेम एंड अ फ्लेवर। तो जो अमेरिकन पिज्जा उसकी जो क्लास होगी, सब क्लास होगी, वो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा और फ्लेवर होगा। इफ अ क्लास हैज मल्टीपल सुपर क्लास, इट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल ऑफ देम। अगर क्लास की कोई मल्टीपल सुपर क्लासेस हो जाएंगी तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो उन सब में इनहेरिट हो जाएंगी। लाइक हमें इंडिविजुअली किसी को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, वो सब उसी के अंदर डिफाइन हो जाएंगी। फिर हमारे पास आता है क्रिएट इंस्टेंस। अच्छा, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास का अगर आप इंस्टेंस को क्रिएट करो तो द क्लास बिकम अ डायरेक्ट टाइप ऑफ द इंस्टेंस। क्लास जो होती है वो किसी इंस्टेंस की डायरेक्ट टाइप होती है। इफ कंसेप्ट फ्रॉम अ नेचुरल हायरार्की देन वी शुड रिप्रेजेंट देम एज अ क्लास। अगर इसकी कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज ये ऑल कंप्लीट एक क्लासेस ही हमारे पास मौजूद हैं। इंडिविजुअल इंस्टेंस क्या होता है, मोस्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेड इन नॉलेज बेस। असाइन प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर द इंस्टेंस, अगेन ये सारा वही प्रोसीजर है जो हमने क्लास को वैल्यूज डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करेंगे किसी नॉलेज बेस के अंदर जो कि, और फिर हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू, ठीक है, जैसे असाइन प्रॉपर्टी वैल्यूज फॉर द इंस्टेंस, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, हम उसमें इंस्टेंस के अंदर भी प्रॉपर्टी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अवॉइडिंग क्लास साइकिल। अब यहाँ देखिए, डेंजर ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस साइकिल इन द सेम हिरार्की, सॉरी क्लास हिरार्की। क्लास हिरार्की के अंदर सेम लाइक के वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हमारे पास आ जाए। सपोज यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें, क्लासेस ए बी एंड सी हैव इक्विवेलेंट सेट ऑफ इंस्टेंसेस। बाय मेनी डेफिनेशन ए बी एंड सी आर दिस इक्विवेलेंट। ए बी और सी के जो होंगे इक्विवेलेंट सेट ऑफ इंस्टेंस होंगे, तो इसीलिए ए बी और सी जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, C is a B, B is an A is a C। तो तीनों के अंदर इजा का रिलेशन है और तीनों जो है वो इनहेरिट कर रही हैं आपस में और तीनों कनेक्टेड हैं। अच्छा, द परफेक्ट फैमिली साइज। परफेक्ट फैमिली साइज में हमारे पास आता है इफ अ क्लास इज ओनली वन चाइल्ड
देयर मे बी अ मॉडलिंग प्रॉब्लम। अगर हमारे पास किसी भी क्लास का एक सिंगल चाइल्ड होता है तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम मॉडलिंग प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक ओंटोलॉजी को डिजाइन करते हुए आ जाती है। जैसे यहाँ पे है अमेरिकन पिज्जा, अमेरिकन क्रीम पिज्जा, और अगर मैं इसको डिक्लेयर करूँ तो मेरे पास जो आ जाएगी वैल्यू सिर्फ अमेरिकन क्रीम पिज्जा आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट इसको कहीं पे इनहेरिट कराना चाहूंगी तो फिर मैं वहाँ पे नहीं करा सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी एक सिंगल चाइल्ड ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, सिंगल एंड प्लूरल क्लास नेम। अगर आप भी किसी भी क्लास का नाम रख रहे हो जो कि सिंगल या प्लूरल को ध्यान में रखते कि पिज्जा इज नॉट अ काइंड ऑफ पिज्जाज। अब जैसे पिज्जा है तो उसको हम पिज्जाज नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है, अगर ये पिज्जा एक क्लास है, अगर आप इसको प्लूरल काउंट करोगे तो ये सेपरेट क्लास काउंट होगी, ये इसी को काउंट नहीं करेगा। क्लास नेम शुड बी इधर ऑल सिंगुलर या ऑल प्लूरल। क्लास नेम्स क्या होंगे, वो या तो सारे सिंगुलर होने चाहिए या तो सारे प्लूरल होने चाहिए। अ कंप्लीटेड हायरार्की ऑफ पिज्जा। पिज्जा की कंप्लीट हायरार्की है जो कि शो कर रहा है, इसमें तमाम क्लासेस, सब क्लास और इंस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, हम यहाँ तक देख चुके हैं ओंटोलॉजी, इंजीनियरिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेवलपिंग इन ओंटोलॉजी और डेवलपिंग इन ओंटोलॉजी। अभी हम देख रहे हैं ओंटोलॉजीज इन द सिमेंटिक वेब लैंग्वेज। Okay. Ontologies and the semantic web language. Most semantic web languages are designed explicitly for representing ontology. RDF, OWL, XML और Turtle. लाइक मोस्टली हम क्या करते हैं, सिमेंटिक वेब लैंग्वेजेस जो होती हैं वो किसी भी ontology को डिफाइन करने के लिए होती हैं, और ontologies जो होती हैं वो ER डायग्राम, क्लास डायग्राम, UML डायग्राम से एक्सप्रेस हो जाती है, जिसके अंदर तमाम लैंग्वेजेस हैं, जैसे रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क आता है, वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज आता है, XML स्कीमा आ जाता है, टर्टल आ जाती है। तो तमाम उसकी लैंग्वेज है जिसमें हम ओंटोलॉजी को डिजाइन करते हैं। ओके, सिमेंटिक वेब लैंग्वेज में द लैंग्वेजेस डिफर इन ईदर सिंटैक्स, टर्मिनोलॉजी, एक्सप्रेसिविटी। अच्छा, अगर हम किसी भी लैंग्वेजेस में अपना वो ओंटोलॉजी को डिफाइन करें तो उसमें क्या, या तो सिंटैक्स के हिसाब से डिफरेंट होगी, या तो टर्मिनोलॉजी, या तो एक्सप्रेसिविटी। सिंटैक्स इनका क्या होता है, वी आर नॉट कंसर्न विद इट हेयर, एंड ओंटोलॉजी इज अ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ओंटोलॉजी होता है कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जाहिर सी बात है, तो उसमें सिंटैक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। टर्मिनोलॉजी में हमारे पास क्लास कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, इंस्टेंस, इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी। एक्सप्रेसिविटी में क्या होता है कि व्हाट वी कैन एक्सप्रेस इन सम लैंग्वेज वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन अदर। कुछ लैंग्वेजेस में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ में हम उसको नहीं कर सकते। द बिल्ट इन वोकैबुलरी फॉर RDF स्कीमा और OWL। अच्छा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास है रिसोर्स मौजूद है, क्लास इसके अंदर डिफाइन की गई है, रिसोर्स क्लास है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ और लिटरल मौजूद है हमारे पास। अब अगर यहाँ पे देखें तो प्रॉपर्टीज को कुछ डिफाइन किया गया RDF के अंदर, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई है। RDF, OWL terminology and semantics. Language vocabulary provide the element for writing classes and a class hierarchy. अच्छा, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं RDF, OWL, या इनकी टर्म्स जो है सिमेंटिक के अंदर हम क्यों डिजाइन करते हैं इनके एलिमेंट्स को, हम राइटिंग के अंदर अगर देखा तो क्लास को डिजाइन करना, क्लास की हायरार्की को देखना, सारी क्लासेस के इंस्टेंस को, उनके एलिमेंट्स को, या उनकी क्लासेस को, उनकी सब क्लासेस को, उनके इंस्टेंस को, उसके डिस्क्रिप्शन को, उनकी प्रॉपर्टीज को, तो तमाम तरह की चीजें होती है और हम सिमेंटिक्स के अंदर हम इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, ये सिंटेक्स है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, अबाउट और लेबल। अबाउट का हमारे पास RDF के अंदर क्या आ रहा है कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट दैट द सब्जेक्ट रिसोर्स। अबाउट के अंदर यहाँ पे अगर RDF के अंदर देखो तो अबाउट का क्या शो करता है सिंटेक्स के, सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट रिसोर्स। और अगर लेबल का हम लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा, ह्यूमन रीडेबल नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई ह्यूमन रीडेबल सब्जेक्ट्स को यहाँ पे शो करेगा लेबल के अंदर। अबाउट के अंदर क्या होगा, रिसोर्स सब्जेक्ट हमारा डिफाइन होता है। OWL it builds upon the RDF specification. OWL लैंग्वेज जो है वो RDF स्कीमा स्पेसिफिकेशन पे बनी हुई है, जो कि मोर एक्सप्रेसिव देन RDF है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं डिसजॉइंट, इक्विवेलेंस, आल्सो प्रॉपर्टी आर मोर एक्सप्रेसिव। इसके अंदर यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दी गई है।
हमारे पास क्लास है अबाउट के अंदर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। फिर हमारे पास ओंटोलॉजी पिज़्ज़ा के नाम से है जिसके अंदर हमने नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा को देखा है। फिर हम उस नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा जो है उसको अगर हम किसी के साथ डिसजॉइंट कराना चाहें तो वहाँ पे उसका रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और वो जो भी लिंक हमारा है यूआई वगैरह वो हम यूआरआई हम यहाँ पे डिफाइन कर दें। प्रॉपर्टी एलिमेंट इन आरडीएफ ओडब्ल्यूएल, इसके अंदर हम देखेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है कि कार्डिनलिटी कैन हैव एनी प्रॉपर्टी सिंगल मल्टीपल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी सिंगल मल्टीपल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हों, और इस इन कार्डिनलिटीज को हम क्या करते हैं रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं ओडब्ल्यूएल के अंदर। जैसे कि अगर रेंज और डोमेन किसी प्रॉपर्टी में अगर हम डिफाइन करें या किसी प्रॉपर्टी का हम डिफाइन करें तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम मोर देन वन डोमेन एंड रेंज कैन बी डिक्लेयर, हम उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डोमेन को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज में हमारे पास ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक आती है। ट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनको हम कंपैरिजन के हिसाब से दिखा रहे हो, तो जैसे सच एज हैज बेटर ग्रेड देन, इज डॉलर देन। और सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होती है, सिमिलर होती है, जैसे सच एज हैज सम ग्रेड एज, इज सिबलिंग ऑफ, तो जो कि सेम उसको देख रही होती है। मोर वेज टू डिफाइन ए क्लास, ये कुछ और तरीके हैं जिनको हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यूनियन ऑफ क्लासेस, यूनियन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जैसे हमने कहा कि क्लास पर्सन इज अ यूनियन ऑफ क्लासेस मेल एंड फीमेल। अगर मेरे पास एक क्लास है पर्सन, ऑब्वियसली वो यूनियन है उन तमाम क्लासेस का जिसमें मेल और फीमेल की वैल्यूज होंगी। अब एक हमारे पास इंटरसेक्शन है क्लासेस का। अब इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगी, एक क्लास है स्पाइसी पिज़्ज़ा, वो इंटरसेक्शन है पिज़्ज़ा की और स्पाइसी क्लास पिज़्ज़ा की, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी पिज़्ज़ा को और स्पाइसी क्लास को। इसी तरीके से अगर हम दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस को देखें तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा पीपल एट यूनी, एक आईडी हमारे पास है पीपल एट यूनी। फिर हमारे पास अगर उसकी टाइप देखें तो कलेक्शन, इसकी कहाँ से, उसके अबाउट में हमारे पास स्टाफ मेंबर आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएंगे, तो ये हमारे पास यूनियन हो जाएगी कि एक यूनी है। यूनी में पीपल एट यूनी हमारे पास क्लास मौजूद है, उसके अंदर हमने की टाइप यहाँ पे बता दी है यूनियन ऑफ करके, फिर हमने उसके अंदर बताया कि हमें स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट का चाहिए। अच्छा, इसके अंदर रिसर्च इश्यूज इन ओंटोलॉजी इंजीनियरिंग। ओंटोलॉजी इंजीनियरिंग में रिसर्च इश्यूज क्या होते हैं कि कंटेंट एक्विजिशन होती है, एनालिसिस एवोल्यूशन होती है, मेंटेनेंस होती है, ओंटोलॉजी मर्जिंग होती है। एवोल्यूशन क्या होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन द ओंटोलॉजी design is subjective. What does it mean for an ontology to be correct? The best test in application for the ontology were designed, for example, pizza selling agent for an e-commerce website. अगर हम इसको एवेल्यूएट करें जो रिसर्च के अंदर, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो उसका सब्जेक्ट, उसका मैटर होता है कि लाइक कि ये जो ओंटोलॉजी बनाई गई है वो लाइक कि क्या मकसद है और इसका क्या मकसद हो सकता है कि ये सही है भी या नहीं भी है। सपोज अगर आपने कोई भी एक एप्लीकेशन जो भी ओंटोलॉजी डिज़ाइन की है उसके हिसाब से अगर आपने डिज़ाइन किए, जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट को देखा है पिज़्ज़ा को, तो अगर उसको देखा जाए तो हमारे पास क्या आती है कि पिज़्ज़ा जो है सेलिंग एजेंट और ई कॉमर्स वेबसाइट एक हो सकती है, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, एवोल्यूशन अप्रोच हमारे पास क्या आता है कि एप्लीकेशन बेस्ड अगर उसका देखा जाए तो बाय यूजिंग ओंटोलॉजी विद एन एप्लीकेशन एंड एवोल्यूटिंग द रिजल्ट, इसमें हमारे पास क्या होता है, ओंटोलॉजी को यूज करते हुए उसके रिजल्ट्स को भी एवोल्यूट करते हुए आना। और डेटा ड्रिवन बाय कंपेयरिंग ओंटोलॉजी विद द सोर्स ऑफ डेटा फ्रॉम द डोमेन टू बी कवर्ड, जो भी हमने डोमेन देखा था, क्या तमाम डेटा जो तमाम इसमें डिक्लेयर थी वैल्यूज वो उसी के रिलेटेड थी, अप्रोच सारी उन्हीं पे मीट होती थी। असिस्टमेंट बाय डोमेन एक्सपर्ट, और वो कोई भी जो हो वो असिस्ट होना चाहिए आपकी ओंटोलॉजी किसी डोमेन एक्सपर्ट से। स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन मेथड में क्या होता है कि क्लास मैच मेजर, फुल मैच, पार्शियल, डेंसिटी, नंबर ऑफ सब क्लासेस, एट्रीब्यूट, सिबलिंग, बिटवीननेस मेजर, बिटवीननेस वैल्यू, मॉरल सेंट्रल, सिमेंटिक सिमिलैरिटी। उसमें क्या आता है हमारे पास कि उसके स्ट्रक्चर में क्लास जो है वो दूसरी क्लास के साथ मैच कर रहा है, एक सब क्लास की वैल्यू दूसरी क्लास में वो दूसरी क्लास में इधर मौजूद है या नहीं, या जहाँ से जो दो क्लासेस के बीच में आप रिलेशन डिस्प्ले कराना चाहते हो या प्रॉपर्टीज डिफाइन कराना चाहते हो तो वो इक्वल हैं भी या नहीं है, वो लाइक इक्वल क्लास पे मैच होती भी या नहीं है, या नंबर ऑफ लिंक्स जो आपने उनके दरमियान ऐड किए हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट हैं, तो वो उन तमाम को देखते हुए देखना कि इधर वो करेक्ट है या नहीं है।
और ontology maintenance. Ontology maintenance में क्या होता है? Ontology merging, having two or more overlapping ontology create a new one. इसमें मर्जिंग, ontology merging में क्या आती है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कोई भी ontology अगर आप ओवरलैप करते हो तो आपके पास एक न्यू ontology क्रिएट हो जाती है. ontology मैपिंग में क्या होता है? ontology create a mapping between two ontology. इन किसी भी दो ontologies के दरमियान आप जो है मैपिंग कर सकते हो. अच्छा, इस लेक्चर का कंक्लूजन क्या था कि देयर इज नो सिंगल करेक्ट ontology फॉर एनी डोमेन. ontology design is a creative process and no two ontology designed by the different people would be the same. अच्छा, सपोज अगर एक ही डोमेन पे दो अलग बंदे ontology को डिजाइन करना चाहें तो ये इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो तमाम जो हो वो सिमिलर हो. ठीक है, मतलब ऐसा हो जाता है दो डिफरेंट माइंडसेट अगर एक ही ontology पे एक ही डोमेन पे काम करेंगे तो उनकी मे बी डिक्लेरेशन, क्लास को डिफाइन करना, एट्रीब्यूट्स बताना, प्रॉपर्टीज डिफाइन करना वो डिफरेंट हो सकता है. The potential application for the ontology and the designer understanding and the view of the domain will undoubtedly affect ontology design choice. We can assess the quality of ontology only by using it in application for which we design it. हम क्या करेंगे? हम इसको देख रहे होते हैं कि जो भी ontology हम बना रहे होते हैं उसको हम किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर यूज करें, जो भी हमने ontology किसी पर्पस के किसी डोमेन के अंदर हमने डिजाइन की हुई है. आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और उसमें काफ़ी कंसेप्ट आपके जो ontology से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे. अभी भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टिल देन, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.